आइए बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब ने यूजीसी वाला पूरा मसला ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया। उन्हीं से पूछते हैं कि कितना आपको समर्थन मिला, कितने लोग विरोध में थे और आपने क्या मसला उठाया, क्योंकि विरोध सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है, जनरल कैटेगरी के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मेरा मत ये है, 2025 में सरकार के मंत्री ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जवाब ये था। अब इसका अध्ययन करना चाहिए कि कितना सामाजिक न्याय हो रहा है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। एसटी के 1 वाइस चांसलर है, इनकी नियुक्ति का अधिकार सरकार को है। एससी के 1 हैं और ओबीसी के 5 हैं, यानी कि 45 में से 7 जो हैं वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी के, बाकी सब स्वर्ण जाति के हैं। तो स्वर्ण जाति की संख्या क्या है और ये अनुपात क्या है, ये सामाजिक न्याय सरकार का। दूसरा, 80% बैकलॉग है ओबीसी समाज का, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में। इतना ही 83% है एसटी का और 64% है एससी का। तो मैं मानता हूं कि ये एक ट्रैप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हम इसको मजबूत कर रहे हैं एससी एसटी एक्ट को, लेकिन आज भी अगर 7 साल से कम उम्र की सजा में एससी एसटी एक्ट लगाए तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती। ये एक ट्रैप है। इनको चाहिए कि वो बैकलॉग पूरा करें। कोई सेंट्रल पीयूसी ऐसा नहीं है जो रोस्टर को फॉलो कर रहा। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, कर्मचारी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, अधिकारी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, प्रोफेसर, चिंतक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, और कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है जहां बैकलॉग ना हो। तो सरकार यहां क्या कर रही है? मैंने यूजीसी गाइडलाइन को पढ़ा, उसमें उद्देश्य में उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को और दिव्यांगजनों को, एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ा है। तो आप ये मुझे बताओ, और ये सोचना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, तो फिर जब ईडब्ल्यूएस में तो सारे सामान्य जाति के बच्चे हैं, तो फिर सामान्य जाति के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, तो ये सामान्य जाति के खिलाफ कैसे हुआ? उसमें विरोध इस बात को लेके भी हो रहा है कि जो फाइनल गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो इक्विटी कमेटी है वो, उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का ही ज्यादा है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉल्स कंप्लेंट्स के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी उसको भी हटा दिया गया। पहली बात ये है, जो आपने फर्स्ट सवाल खड़ा किया, तो फर्स्ट सवाल का जवाब ये है कि जब यूनिवर्सिटी के चांसलर ही उस समता समिति के अध्यक्ष हैं और उसमें उनको वो कमेटी बनानी है, तो ये इसलिए रखे गए हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन रहे। जैसे मैं आपके जानकारी में एक बात लाता हूं, डाइवर्सिटी है देश में, विविधताएं हैं। देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की संख्या जो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा है जो आपको समझ आएगा कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। उनकी जयंती है 1 तारीख की, उनको मानने वाले लोग अपने परिवार में, अपने धार्मिक स्थलों पर मनाते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस, उनकी जन्मस्थली जाके नतमस्तक होते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। अब उस दिन ही बजट का प्रस्तुतिकरण रखा गया है, उस दिन के गजेटेड अवकाश को कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरे जैसा व्यक्ति उनको मानने वाला नहीं है तो इस बात को कौन सा सरकार के सामने रखेगा? आज मैंने उठाई, मैंने उनसे पूछा ये क्यों हुआ? क्या आप इतने बड़े समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करना चाहते हैं? क्या हमारा समाजी सम्मान को भूल जाएगा? ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि जिनका रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं होगा तो उनकी बात को रखेगा कौन? तो रिप्रेजेंटेशन इसलिए रखा है क्योंकि वहां जो बाहुल्यता है वो सवर्ण जाति के लोगों की है। कैसे कि 45 में से 38 जो है वाइस चांसलर, वो ऑलरेडी जो है वो स्वर्ण जाति के हैं। 10 मेंबर है ना, उसमें 5 मेंबर जो है एससी एसटी ओबीसी के होने हैं। नहीं, इसका 10 मेंबर की कमेटी है। 10 मेंबर की कमेटी है। उसमें कॉलेज के प्रोफेसर होंगे और उसमें स्पेशल 2 गेस्ट भी होंगे। वो सब एससी एसटी के नहीं होंगे। उनका रिप्रेजेंटेशन रखा है क्योंकि सरकार को भरोसा है कि यूनिवर्सिटी जब समता समिति बनाएगी तो वो डाइवर्सिटी रखेगी नहीं। हो सकता है वो सब सामान्य जाति के रख दें क्योंकि बहुल्यता उनकी वहां, और दूसरे का तो बैकलॉग मैंने आपको बता दिया 80% बैकलॉग है। इसलिए उन्होंने विविधता रखी कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा तो इनकी बात को रखने वाला कोई होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, आप समझिए, समता समिति को निर्णय लेना, समता समिति के हेड जो वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर सरकार के द्वारा रखे जाते हैं। कौन ऐसा है जो वाइस चांसलर जो है जो सरकार के खिलाफ जाकर काम कर लेगा? ये एक ट्रैप है। जैसे 2 अप्रैल 2018 में हुआ था कि हमने एससी एक्ट को मजबूत किया, कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब तक ये बैकलॉग नहीं भरा जाएगा तब तक कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं होने वाले हैं। और सरकार विरोध हो रहा है। आजाद साहब, फिर आपको क्यों लग रहा है विरोध हो रहा है? ये पॉलिटिकल, अधिकारी रिजाइन कर रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता रिजाइन कर रहे हैं। देखिए, अब कभी कभी जब इस तरह का कोई एटमोस्फेयर, जैसे आपको याद होगा मंडल कमीशन किसके खिलाफ था? विरोध तो उसका भी हुआ था। मंडल कमीशन तो जो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग के लोगों को
उनको सशक्तिकरण के लिए जो रिप्रेजेंटेशन उनका बने इसकी बात कर गए थे, उसी का तो था। तो मंडल कमीशन से कौन सा सवर्णों का विरोध हुआ? जो मंडल कमीशन के लिए सवर्णों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया था। आज भी ऐसा ही है। ये इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल मंशाएं हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। मैं तो उनको बधाई दूंगा जिन्होंने इस्तीफे दिए, क्योंकि SC ST OBC के नेता और अधिकारियों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। यहां तो जानते हुए भी कुछ नहीं नुकसान होगा तो भी इस्तीफे दिए जा रहे हैं, वहां तो जानते हुए भी सब कुछ, किस तरह सरकार सिस्टम खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनके अधिकार कुचले जा रहे हैं, तो भी उन पर अन्याय अत्याचार हो रहा, तो भी उनके अधिकारी जो है मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। इससे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वो ये हुआ कि एक दर्पण आ गया है कि SC ST OBC का हितैषी कौन है और उनके खिलाफ कौन है, कौन सी पार्टी का। मैं क्योंकि वहां के लिए कुछ बाध्यताएं हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पब्लिक भी देख रही है। SC ST वर्ग जो पढ़ा लिखा तबका OBC से वर्ग का, वो देख रहा है कि आज हमारे पक्ष में कौन खड़ा है, कौन सा मीडिया चैनल हमारे पक्ष में सही डिबेट कर रहा है, कौन सा जो है पत्रकार हमारे पक्ष में खड़ा है, कौन सी इंडिपेंडेंट एजेंसी हमारे पक्ष में खड़ी है, कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या स्टैंड ले रही है। ये भी एक बहुत बड़ा दर्पण उन वर्गों के लिए है। उनके बुद्धिजीवी लोगों को आज सोचना चाहिए, उनके पढ़े लिखे लोगों को, उनके अधिवक्ताओं को, उनके इंटेलेक्चुअल फोर्स को, कि भाई कौन आपके साथ खड़ा। अकेले चंद्रशेखर के अलावा कौन स्टैंड ले रहा है? बाकी सब लोग तो चुप हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका जवाब जो है आज उन नेताओं को भी देना है जो वोट तो लेते हैं लेकिन फिर चुप भी रहते हैं इनके दमन पे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है वो एक ट्रैप के तौर पे इस्तेमाल कर रही है सरकार, और एक तरीके से एक आईना है उन सब के लिए जो लगातार SC ST के हितैषी बने घूमते हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।